Hello and welcome to PYQ to AIR series, and we will continue with our society and social justice के मेंस के PYQs. So let's begin. सबसे पहला क्वेश्चन है 2025 का लेटेस्ट सवाल. How do you account for growing fast food industries given that there are increased health concerns in modern society? Illustrate your answer with the Indian experience. अब देखो, ये तुम लोगों को समझ में पहले तो क्वेश्चन पढ़ के एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये सवाल यूपीएससी ने कहाँ पूछा, GS1 के अंदर, है ना. लेकिन आपको ये क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग सकता है कि ये तो कोई हेल्थ जैसा सवाल है ना, हेल्थ न्यूट्रिशन जैसा सवाल है, तो आइडियली ऐसा सा सवाल तो GS3 में आना चाहिए था, है ना. आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल ये आ सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बट अंडरस्टैंड, इसीलिए बोला जाता है मेंस की तैयारी कभी भी कंपार्टमेंटलाइज करके नहीं पढ़नी. आपको भले ही यूपीएससी ने एक वेल डिफाइंड सिलेबस दे रखा है इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन GS1 2 3 4, दैट इज़ फाइन, बट कहीं ना कहीं वो सारे टॉपिक्स आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं और किन्हीं का जो है इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर तो पड़ता ही है. और वैसे भी जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी के अंदर तो सब कुछ ही इंक्लूड हो जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द लाइंस बिटवीन द GS सब्जेक्ट्स आर ब्लरिंग, धीरे धीरे करके वो ब्लर होती जा रही हैं. इसीलिए आपको ऑन दी होल मेंस प्रिपेयर करना है, रादर देन दिमाग में अगर कंपार्टमेंटलाइज करेंगे ना कि हमने इकोनॉमिक्स प्रिपेयर कर लिया, हेल्थ न्यूट्रिशन, तो कभी भी सिलेबस को कनेक्ट करके नहीं पढ़ पाएंगे और फिर आप पेपर में हो जाएंगे शॉक कि ये सवाल GS1 में कैसे आ रहा है. आज एक सवाल सिविल सर्विसेज पे होगा जिसको देख के ऐसा लगेगा कि ये तो एथिक्स का सवाल होना चाहिए था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है. तो आपको ये बात समझ में आएगी कि लाइंस जो हैं वो ब्लर हो चुकी है, सारा इंटरकनेक्टेड सिलेबस है, तो कहीं पर भी कुछ भी पूछा जा सकता है. ठीक है. दूसरी बात, अब यहाँ पर सवाल ये पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज गिवन दैट देयर आर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न्स. देखो, हमें ये बात समझ में आ रही है कि कैसे फास्ट फूड इंडस्ट्रीज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, और इसी वजह से हेल्थ कंसर्न्स भी मॉडर्न सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है. इलस्ट्रेट योर आंसर विद द इंडियन एक्सपीरियंस. ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखो. इन 2025 इंडियाज फास्ट फूड मार्केट वाज वैल्यूड एट अप्रॉक्सीमेटली 9.0 बिलियन US डॉलर्स, कि 2025 में इंडिया की फास्ट फूड मार्केट 9 बिलियन US डॉलर्स की थी. और अगर ब्रॉडर फूड सर्विसेज मार्केट की बात करें तो प्रोजेक्टेड की गई है 125 बिलियन US डॉलर्स बाय 2030. तो वही डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन थ्रो किया. अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फास्ट फूड की जो है वो ग्रोथ ड्राइव हो रही है, बढ़ती जा रही है. सबसे पहले है टेक्नोलॉजिकल एनेबलर्स. सबसे पहले तो हमारे को समझ में आता है भी टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है. क्यों? टेक्नोलॉजी ने क्या किया, क्विक कॉमर्स एप्स हो गए, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो क्या करते हैं, हाइपर कन्वीनियंस डिलीवर करते हैं. हाइपर कन्वीनियंस मतलब पहले के ज़माने में अगर आपको फास्ट फूड खाना है, आपको तैयार होना पड़ेगा, गाड़ी उठानी पड़ेगी, पेट्रोल लगेगा आपका, ठीक है, आप जाएंगे, टाइम लगेगा, आप जाके खा के आएंगे. अब क्या है, अब आपको घर में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट मूव योर कार, you need not move your body, you need not change your clothes, and at quick 10 minutes 20 minutes max you will get the food you love. ठीक है. इस चक्कर में ये हाइपर कन्वीनियंस डिलीवर करते हैं कि हमें तो घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा गर्मी है, बारिश है, यू विल गेट एवरीथिंग एट योर होम. जिसकी वजह से लोगों ने न्यूट्रिशनल कंसर्न्स को बाईपास कर दिया है, उसको इग्नोर मारना शुरू कर दिया है. और ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी है कि फॉर टाइम पुअर अर्बन प्रोफेशनल्स, जितने भी लोग जो अर्बन प्रोफेशनल्स हैं, MNCs वगैरह में काम करते हैं या फिर सिंगल लोग हैं, व्हाटएवर, उनके पास उतना टाइम नहीं है खाना बनाने का, तो वो डेली ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं. सो एग्जांपल यहाँ पे जेप्टो है, स्विगी है. अब तो स्विगी की बोल्ट डिलीवरी भी है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 10 मिनट्स डिलीवरी. जोमेटो है, ठीक है, इसकी वजह से बढ़ रहा है. दूसरा पॉइंट है एग्रेसिव मार्केटिंग एंड प्राइसिंग. अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग एंड प्राइसिंग होती है, आपने देखा होगा, इसमें मैं लिखना भूल गई, आप चाहें तो लिख सकते हैं, सब ऑब्जर्वेशन की बात है. एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा, जब भी आप किसी ऊपर जो भी मैंने कॉमर्स ऐप्स बताए या फिर फूड डिलीवरी ऐप्स बताए, जब आप उसमें लॉग इन करते हो, आपकी ईमेल पर आपने देखा होगा, ईमेल आईडी पर बारिश आ रही होती है, तो वो मैसेज करते हैं ना कि बारिश का मौसम हो रहा है, यू वांट टू हैव दिस, और डिनर का टाइम हो रहा है तो डेजर्ट्स तो रह ही गए. सो ऑल ऑफ दिस एग्रेसिव मार्केटिंग, फैंसी डिस्काउंट्स देना, ये सब कुछ. सबसे एग्रेसिव मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कल्चरल अडेप्टेशन. जितने भी बड़े फूड जायंट्स हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह हो गया, ये लोग तो मल्टीपल कंट्रीज में काम करते हैं, लेकिन इन्होंने कल्चरल अडेप्टेशन बहुत बढ़िया करी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट बर्गर्स, देयर वाज नो सच आलू और पनीर वाला चीज़ उसके अंदर नहीं होता है. बर्गर के अंदर दे आर हैमबर्गर्स, नॉन वेज, बट यहाँ पे इंडिया के अंदर वो नहीं चलेगा.
तो उन्होंने इतना बढ़िया कल्चरल अडेप्टेशन किया है कि वो यही लिखा है मैंने, मैं आलू टिक्की, मैं पनीर बर्गर्स ले आए, नवरात्रि मेन्यूज़ बहुत सारे लोग निकालते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एग्रेसिव प्राइसिंग, 99 रुपीज़ वैल्यू मेन्यूज़ दे दिए उन्होंने। लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में और कल्चरल अडेप्टेशन के चक्कर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि महंगे आते हैं, कोई फ्रूट्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गई, ये सब उनको महंगा पड़ता है, तो लोग उसको खाने की बजाय ये सब कंज्यूम करते हैं। तीसरा है हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है, HFSS, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट कॉम्बिनेशन ट्रिगर एडिक्टिव डोपामीन लूप। अच्छा, एक ये वाली चीज़ भी बहुत है, ये यूथ के अंदर बहुत देखी जा रही है। वेन एवर यू कंज्यूम अ फूड विद हाई शुगर, हाई फैट, हाई सॉल्ट कंटेंट, तो आपका डोपामीन लेवल एकदम हिट करता है ना। जैसे वही वाला है, ये डिजिटल एडिक्शन जो होती है वो सेरोटोनिन लेवल्स के लिए होती है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर खाने क्या है, तो डोपामीन लेवल, आप डोपामीन लूप में चले जाते हो, ओवरराइडिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस, क्योंकि आपको उस लूप की, उस हिट की, उस स्पाइक की आदत पड़ जाती है उस बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड वेस्टर्न कल्चरल इन्फ्लुएंस, है ना। ग्लोबलाइजेशन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का खाना छोड़ के आप कोरियन मेन्यू, मैक्सिकन मेन्यू, जापानीज, चाइनीज़, ये सब का इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। लोग ये सब जो है ट्राई करना चाहते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्री अडेप्टेशन एंड हेल्दियर ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझने की है, ये ट्रिकी पार्ट है। उन्होंने बोला कि भाई क्यों ऐसा है कि फास्ट फूड ग्रोथ क्यों हो रही है, तो यहाँ पर ना जितने भी इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाया अपना। उन्होंने बोला कि भाई बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस अब धीरे धीरे करके जिम्स का और इन सब का बहुत ज़्यादा वो बढ़ते जा रहा है ना, इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। तो इंडस्ट्री ने स्मार्ट खेला, उन्होंने अडेप्टेशन कैसे कर लिया कि चीज़ें तो वही रखी पर उसमें हेल्दी ऑप्शंस डाल दिए। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ कोल्ड कॉफी, यू विल गेट एन आलमंड मिल्क और एन ओट मिल्क वाला थिंग। जैसे मैकडोनल्ड्स ने CFTRI के साथ पार्टनर किया है ताकि वो मिलेट बेस्ड मेन्यू, मिलेट बेस्ड बन्स निकाल सकें, है ना। तो ये हेल्दी वाला, जैसे ऑल ऑफ देम हैव इंट्रोड्यूस सम सैलेड्स या फिर लो शुगर ड्रिंक्स, ये सब कुछ तो हेल्दियर ऑप्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। देन देयर इज अनपैरेलल्ड कन्वीनियंस एंड टाइम स्कार्सिटी। देखो, अर्बनाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको घर से निकलना, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा काम लगता है, क्योंकि बाहर रश है, टाइम नहीं है आपके पास ज़्यादा, और न्यूक्लियर फैमिलीज़ का राइज हो रहा है, डुअल इनकम हाउस होल्ड्स बढ़ रहे हैं। डुअल इनकम मतलब जहाँ पे दोनों पार्टनर्स वर्किंग हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो ट्रेडिशनल कुकिंग करने के लिए बैठेंगे। इसीलिए ये कारण भी है कि फास्ट फूड जायंट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। Then next is youth demographic and socialization, form of peer bonding and celebrating special occasion। जैसे आजकल ये भी ट्रेंड है कि बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, तो लोग जो हैं वो बाहर फास्ट फूड आउटलेट्स पे उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर राइजिंग हेल्थ पैराडॉक्स क्या है कि ऊपर कारण तो आपने बता दिए कि भाई ठीक है फास्ट फूड की ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ पैरामीटर्स पे देखो इंडिया का कितना बुरा हाल है। NFHS 5 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा उसने हाईलाइट किया कि चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वो 3.4% से बढ़ गई है ड्यू टू एक्सपोजर टू जंक फूड। इंडिया डायबिटीज़ एपिडेमिक फेस कर रहा है, जहाँ पे 100+ मिलियन पीपल जो हैं उनको डायबिटीज़ ऑलरेडी है और 136 मिलियन लोग प्री डायबिटिक हैं इंडिया के अंदर। देन देयर इज एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव 2023, उसने नोटिस किया है कि पुअर न्यूट्रिशन कॉस्ट इंडिया अप टू 4% ऑफ GDP एनुअली। पुअर न्यूट्रिशन जो है वो इंडिया को GDP में भुगतनी पड़ती है 4% एनुअली। और फिर उसके बाद हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि मैं और भी डिजीज लिख सकती थी, बट आपको यहाँ पे सेंस लगानी है कि फास्ट फूड से अटैच क्या होगा, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, है ना, ये सब भी आप लिख सकते हो, ओबेसिटी। तो यही वाली चीजें उठा के उसका डेटा लिखा गया कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज देश के अंदर मोर्टालिटी रेट के लिए लीडिंग कॉज है, और रफली 25% जितनी भी डेथ होती है वो कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीजेस की वजह से होती है। अब बात करें कि चल क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है, रेगुलेटरी रिस्पॉन्स और इंडस्ट्री अडेप्टेशन। FSSAI जो है उसने प्रपोज करा है कि भाई इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग नाम की हम एक चीज निकाल रहे हैं, जो क्या बोलेगा कि जो पैकेज फूड आते हैं आपके चिप्स वगैरह या व्हाटएवर, उसके ऊपर आप एक स्टार बेस्ड फ्रंट पे, पैकिंग के फ्रंट में, देखो वैसे अगर आपने नोटिस किया हो जितना भी पैकेज फूड मार्केट में मिलता है उसकी जो न्यूट्रिशनल जितना भी कंटेंट होता है उसके बैक पे दे रखा होता है ना, न्यूट्रिशनल सर्विंग्स के नाम से पूरा पीछे टेबल बना होता है। लेकिन यहाँ पे FSSAI बोल रहा है कि आपको पैकेट के फ्रंट पे स्टार बेस्ड, जैसे आपने देखा ना वो फ्रिज और AC के ऊपर एक स्टार बेस्ड रेटिंग होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कुछ वैसा ही सिमिलर सा आपको यहाँ पे पैकेज्ड फूड के ऊपर करना है। तमिलनाडु ने तो, रेगुलेटर ने तो सस्पेंड कर दिया QSR लाइसेंस फॉर रीयूजिंग
कुकिंग ऑयल, ये जो कुकिंग ऑयल आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ फ्राई किया तेल में, उसके बाद आपने उस तेल को स्टोर करके रख लिया, उसके बाद जब अगली बार आपको फ्राई करना था आपने वही तेल, उससे सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीजेज होती हैं, तो आप कुकिंग ऑयल रीयूज नहीं कर सकते। तमिलनाडु ने इस पर थोड़ा सस्पेंड कर दिया क्यूएसआर लाइसेंस। फिर उसके बाद बैन है हाई फैट सॉल्ट शुगर फूड के ऊपर विद इन 50 मीटर रेडियस ऑफ द स्कूल कैंपस। लेकिन आप देखो ना ये कितना ही अप्लाई हुआ है। आपको पता है स्कूल कैंपस की तो अब तो 50 मीटर में बोल रहा है, स्कूल कैंपस के अंदर जो कैंटीन होती है उसी के अंदर आधी बार ये सारा फूड जो है वो बिक रहा होता है। देन देयर इज QSRR पिवटिंग टुवर्ड्स हेल्थ वॉच्ड ऑल्टरनेटिव्स, जो है हेल्थ ऑल्टरनेटिव्स की तरफ ध्यान दिया जाता है, जैसे कि बेक्ड चिप्स हो गए, मिलेट चिप्स, जीरो शुगर सोडा, ये सब कुछ। देयरफॉर यहाँ पे अब कंक्लूजन देखो, स्ट्रक्चरल मार्केट रिफॉर्म्स, आपको अगर हेल्थ देखनी है और आपको फास्ट फूड वाली भी चीज़, तो आपको स्ट्रक्चरल मार्केट रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा WHO बैग फिजिकल नजेस लाइक डिफरेंशिएटेड GSTs। आप क्या कर सकते हैं, जिसका जैसे फॉर एग्जांपल आप एक आई वुड से सिन टैक्स लगाते हैं ना, सिन टैक्स पे आप सिगरेट्स पे लगाते हैं, अल्कोहल पे लगाते हैं, आप चाहे तो सिन टैक्स जैसा कुछ जो है अलग ये प्लेट्स का GST जो है HFSS फूड पे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, ईट राइट इकोसिस्टम प्रमोट होगा, और ताकि आपकी लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ के साथ वो अलाइन करे। एक चीज़ याद रखिएगा, हेल्थ जो है वो ह्यूमन कैपिटल बनाएगी। अगर लोग हेल्दी ही नहीं है, सारा का सारा एक्सपेंडिचर ही हेल्थ पे उनका खत्म हो जाएगा, और काम क्या करेंगे लोग। नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी 2025 का है। हाउ डू स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। यहाँ पर बोला है कैसे स्मार्ट सिटीज जो है इंडिया में वो एड्रेस कर रहा है इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इंडियन स्मार्ट सिटीज मिशन देखो कब लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 2015 में। इसकी विजन क्या थी कि हम 100 सिटीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे, किसमें, मॉडर्न रेजिलियंट एज इन टेक्नोलॉजिकल चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दैट, एंड सिटीजन सेंट्रिक अर्बन सेंटर। ठीक है, डिजाइन टू टैकल अर्बन पॉवर्टी, ये इसीलिए किया गया था ताकि अर्बन पॉवर्टी टैकल हो सके, अराउंड 30% के आसपास है, एंड इंश्योर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, और ये इंश्योर किया जा सके कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो एम्प्लॉयमेंट हो या कुछ भी हो, और जितने भी रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक लेवल पर, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब सबसे पहले अर्बन पॉवर्टी वाला डिस्कस करेंगे, कैसे स्मार्ट सिटीज अ सोल्यूशन फॉर अर्बन पॉवर्टी। सबसे पहले है अफोर्डेबल हाउसिंग एंड स्लम रीडेवलपमेंट। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अर्बन की, और इंक्लूजन ऑफ EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हाउसिंग, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, वो इंक्लूसिव हाउसिंग एक्सेस देती है। इवन स्लम रीडेवलपमेंट के लिए अभी एक और स्कीम भी आई थी, जहां झुग्गी वहां मकान। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जहां झुग्गी वहां मकान भी आई थी। तो ये सब क्या है, ये दिखाता है कि आप जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल इंक्लूजन प्रोग्राम्स। आप फ्री वाईफाई जोन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग डिजिटल एक्सेस टू 2.5 करोड़ अर्बन पुअर, डिजिटल एक्सेस दे रहे हैं 2.5 अर्बन पुअर को, एंड अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, आजकल तो वैसे भी डिजिटल इंक्लूजन, आप ऐसा समझिए डिजिटल इंक्लूजन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्फेयर, जहां पर अब आपको गैप कम करना ही पड़ेगा। तीसरा है स्किल डेवलपमेंट इंटीग्रेशन। पुणे और भुवनेश्वर जैसी सिटीज ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेंटर्स खोले हैं, जिसके अंदर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्स भी डेवलप करवानी ही पड़ेंगी। अर्बन पॉवर्टी के साथ डील करना है तो स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हेल्थ केयर है, टेली मेडिसिन कियोस्क्स हो गए अर्बन स्लम्स में, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स हो गए। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, यूपीआई ने बड़ा ये इसका मदद हुई है, इसमें यूपीआई ने बहुत मदद की है फाइनेंशियल इंक्लूजन करने में। और यूपीआई से भी पहले इट वाज योर दैट जनधन योजना, इट वाज जनधन योजना, है ना, उसने फाइनेंशियल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम करा, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस हो गए स्मार्ट सिटी एप्स के साथ। देन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे है स्मार्ट गवर्नेंस, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, और रियल टाइम ग्रीवियंस ट्रैकिंग है। हैदराबाद टी फाइबर कनेक्ट्स 26 लाख हाउस होल्ड्स, इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्मार्ट बस, रैपिड ट्रांसपोर्ट हो गए, बाइसिकल शेयरिंग, इवन चंडीगढ़ के अंदर भी है अब तो ये बाइसिकल शेयरिंग वाला। देन देयर इज पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग में देखिए, सिटीजन एंगेजमेंट ऐप लाइक बांग्लादेश सहाय अलाउ स्लम रेजिडेंट टू रिपोर्ट इश्यूज, बांग्लादेश बोल रही हूँ मैं, बेंगलोर सहाय, ये एक सिटीजन एंगेजमेंट ऐप है जहाँ पे जो स्लम में जो लोग रहते हैं वो अपने इश्यूज को रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड।
आगे देखें, सिटीजन्स एंगेजमेंट, देखो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट होनी बड़ी जरूरी है, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना, डिसीजन स्टेक होल्डर अप्रोच है बेसिकली, वो करना बड़ा जरूरी है। ऐसे भुवनेश्वर का एक प्रोग्राम है माई सिटी माई प्राइड, ठीक है, माई सिटी माई प्राइड कंसल्टेशंस टू इंटीग्रेट वॉइसेस ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप जो है वो अपनी आवाज उठा सकते हैं। और इन्वायरमेंटल जस्टिस, इंदौर जो है वैसे भी स्वच्छ सर्वेक्षण में भी काफी टॉप पे रहता है, अब तो थोड़ा सा आई थिंक उसकी प्लेसमेंट कम हुई है, एंड विशाखापट्टनम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तो इन्वायरमेंटल जस्टिस भी इंश्योर होता है उससे। देयरफॉर विद स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स, बेटर कन्वर्जेंस विद सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ज्यादा बेटर सेफगार्ड्स मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, और इस स्मार्ट सिटीज वाले को अगर आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स के साथ प्रॉपरली इंटीग्रेट करते हैं और डेलिबरेटली टारगेट ग्रुप बनाते हैं अर्बन पुअर को कि हमने अर्बन पॉवर्टी हटानी है, तब आपका जो ये वाला मिशन है ये एक पावरफुल व्हीकल साबित हो सकता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल देखो, मैं ये वाले सवाल की बात कर रही थी, ऐसा लग सकता है आपको कि एथिक्स में होना चाहिए था। देखो, द ईथोस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, एल्यूसिडेट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है सिविल सर्विसेज जो हमारे देश में है उसका ईथोस दो पिलर्स पर खड़ा होता है, एक है प्रोफेशनलिज्म, दूसरा है नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इसको एक्सप्लेन कैसे करना। देखो, सिविल सर्विसेज जो हैं वो हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बैकबोन है, सही बात है, इसी की आप तैयारी कर रहे हैं, एंड इसके ईथोस, ठीक है, इज शेप्ड बाय अ फाइन बैलेंस। जब भी कोई इंसान सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता है उसको दो ही चीजों के बीच में बैलेंस बनाना होता है, या दो ही चीजों का ध्यान रखना होता है, वन इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड डीप रूटेड नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। सबसे पहले प्रोफेशनल एक्सीलेंस देखो, प्रोफेशनल एक्सीलेंस कैसे आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, दैट इज मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। आपको पता है यूपीएससी को बोला भी जाता है ना, कि मेरिट का सेफगार्ड करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूपीएससी है। यूपीएससी में रिगरस 3 टियर एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, आपको पता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इसी की तैयारी कर रहे हैं। ये इंश्योर करता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड से है ना। एलिजिबिलिटी आपकी सिर्फ क्या है कि आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डॉक्टर हैं आप, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, आपने कुछ बीए कर रखी है आप तभी भी दे सकते हैं, तो डाइवर्स बैकग्राउंड से, लेकिन एनालिटिकल कैपेबिलिटी वाले लोग सेलेक्ट हो, इसीलिए बार बार बोलती हूँ मेंस इज ऑल अबाउट एनालिटिकल माइंडसेट। दूसरा है टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, आप जो कोशिश कर रहे हैं कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग लेके आ सकें, ताकि गवर्नेंस के अंदर एक एक्सपर्टीज का भी आपको थोड़ा सा कलर देखने को मिले, कि इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हो गए, इससे क्या होता है गवर्नेंस के अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऐड होती है। देन देयर इज कॉन्टिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग, आपको लगता है आप पेपर क्लियर करके लबासना चले जाएंगे, खत्म है, नहीं, लबासना के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, आपकी ग्राउंड बेस्ड ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद वहां पर भी आपको सेपरेट एग्जामिनेशंस देने हैं जैसे आप कॉलेज में देते हैं। तो लबासना जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ट्रेनिंग देते हैं पॉलिसी एनालिसिस में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, तो कॉन्टिन्यूसली कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक कंपेटिटिव एग्जाम क्रैक कर लिया और आपकी कैपेसिटी, मतलब आप थ्रेशोल्ड अचीव हो गया, ऐसा नहीं है, आप ट्रेनिंग के अंदर भी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। उसके बाद है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट एंड सेवोत्तम मॉडल इंश्योर करता है कि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी हो सिविल सर्विसेज में। एक है डिजिटल गवर्नेंस स्किल, प्रोफिशिएंसी इन ई गवर्नेंस। देखो, आपको पता होगा रिसेंट जो अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट है उसने एक बहुत ही, मतलब पहले कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात कर दी थी कि वी हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। उन्होंने बोला था कि हम धीरे धीरे करके बिजनेस से तो हटते चले जाएंगे। बेसिकली उस बात पे तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, वो आप पेपर में कोड भी नहीं कर सकते, बट वहां पे सरकार का ये दिख रहा था कि सरकार एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देने वाली है। एफिशिएंसी देखो, ई गवर्नेंस का समय है, जितना ज्यादा पेपरलेस होते जाएंगे, आपको पता है पार्लियामेंट पेपरलेस हो चुका है, जितना आप डिजिटल ई गवर्नेंस की तरफ जाएंगे, जैसे आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह बिजली का बिल भरने जाते थे, पानी का बिल लाइन में खड़े होके बिल लेके पैसे दे के भर के आते थे, आज आप अपने घर पे बैठ के आप अपना डीटीएच का, पानी का, वट एवर यू वांट टू पे, आप आराम से पे कर देते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। पहले के लोग तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना, मोबाइल का रिचार्ज कराने भी दुकान पर जाते थे, है ना, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ई गवर्नेंस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ई गवर्नेंस में जैसे जैसे प्रोफिशिएंसी भी सिविल सर्वेंट्स को देनी पड़ेगी ताकि उनको एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी आए थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल
इंडिया। अब आते हैं नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस पे। खाली प्रोफेशनलिज्म से बात नहीं बनेगी, आपको नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस पे भी ध्यान देना है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट। सबसे पहले बाय द बुक बाय द लॉ, कि आप जो है कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। फिर उसके बाद सिविल सर्वेंट्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, क्राइसिस में लीडरशिप हैंडल करते हैं ये लोग। कोविड हो गया, बॉर्डर पे कुछ इशू चल रहा है, कोई कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, ये सब कुछ अगर आप देखेंगे, जब बॉर्डर अभी इंडिया पाकिस्तान वाला हुआ तो राजस्थान या फिर ये पंजाब वाले एरियाज के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके कलेक्टर्स के ऊपर कितना प्रेशर था। जब उत्तराखंड में फ्लड्स आए तो वहां पर कैसे डीएम ने नेचुरल डिजास्टर मैनेज किया कोविड-19 के टाइम पे। कल्चरल सेंसिटिविटी। अच्छा, अब आप ये सोसाइटी सोशल जस्टिस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आप इंडिया के सोशल फैब्रिक, उसकी कल्चरल सेंसिटिविटी को समझेंगे, तभी जब आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे या बनाएंगे आप ये चीज़ ध्यान में रख पाएंगे, आप सेंसिटिव होंगे उसकी तरफ, आप रिकग्नाइज कर पाएंगे डिफरेंट चीज़ें। ग्रास रूट एंगेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, जैसे ग्राम स्वराज अभियान हो गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है अब तो ग्रास रूट लेवल पे एंगेज करना। पॉलिसी इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, जैम ट्रिनिटी एंड आधार सिस्टम। देयरफॉर अभी थोड़े टाइम पहले ही मिशन कर्मयोगी लॉन्च हुआ था सिविल सर्वेंट्स के लिए। ये एक इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस के लिए। ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस कैसे, कि एक तो आपकी जो कमिटमेंट है नेशन की सर्विस की तरफ, आप एट द एंड है पब्लिक सर्वेंट, आप कितना अपने आप को आईएएस या कुछ भी बोल लें, तो नेशनल सर्विस की तरफ आपकी कमिटमेंट को स्ट्रेंथन करेगा, ताकि आप रोल बेस्ड ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क पे ध्यान दें। ठीक है, कि आपका रोल क्या है, एट द एंड यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एंड कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, वुमेन्स सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है कैसे वुमेन की सोशल कैपिटल एडवांस करती है एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। देखो, सोशल कैपिटल नेटवर्क जो है वो कैसे बनता है, वो शेयर्ड ट्रस्ट और सॉलिडारिटी, मतलब जो ग्रुप बनता है ना, कलेक्टिव बनता है, वो क्या करता है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, जो जेंडर एम्पावरमेंट और इक्विटी प्रमोट करता है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने, उसके बाद आप देखो कैसे दोनों अलग अलग चीजें एड्रेस करी हैं। सबसे पहले एड्रेस किया है वुमेन एम्पावरमेंट कैसे एडवांस होता है, आपके वुमेन एम्पावरमेंट कैसे एडवांस होता है सोशल कैपिटल से। सबसे पहले है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब देखो, सबसे पहले जब हम लोन लेते हैं तब हमें डर लगता है भाई इतना सारा कोलैटरल, लेकिन जब जॉइंट इकट्ठे ग्रुप में लेते हैं तो जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स होते हैं ना, वो आपका फॉर्मल कोलैटरल बैरियर बाईपास कर देते हैं, जैसे कि केरला का कुदुमश्री प्रोग्राम। देन टेक्नोलॉजिकल लीपफ्रॉगिंग, एग्जाम्पल नमो ड्रोन दीदी। इनकम जनरेशन में लखपति दीदी आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा है तो, ये इनेबल कर रहा है कि 3 करोड़ रूरल वुमेन्स जो हैं वो एनुअली 1 लाख रुपए कमा सकती हैं। फिर पॉलिटिकल एजेंसी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब देखो, इसका थोड़ा सा नुकसान हुआ है, ये पास नहीं हुआ, बट ये कोशिश हो रही है कि पॉलिटिकल लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाए। लास्ट माइल डिलीवरी, जैसे कि बैंक सखीज। जेंडर इक्विटी देखो कैसे प्रमोट होती है, एक तो वेज बार्गेनिंग, बहुत सारे एनजीओज हैं, ग्रुप्स हैं, जैसे कि सेवा हो गया, ये क्या करते हैं, कलेक्टिवली आवाज उठाते हैं। देखो, एक सिंगल बंदा लड़ेगा, उसको इतनी ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं मिलेगी जितनी ग्रुप में मिलेगी, तो ये कोशिश करते हैं कि इक्वल वेज पे के लिए लड़ें। वायलेंस कम्बैट करते हैं, जैसे कि लीगल बैकिंग दिलवाते हैं डोमेस्टिक अब्यूज को रेजिस्ट करने, एग्जाम्पल ओडिशा का मिशन शक्ति। देन वर्कफोर्स इक्विटी, रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्राइजेस स्ट्रक्चरली ड्रोव India's female labor force to record high of 41.7% in 2023 to 2024। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं रूरल, उन्होंने फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाया। ठीक है, देन देर इज डिमांडिंग पब्लिक गुड्स, कलेक्टिव एक्ट एज अ पोटेंट प्रेशर ग्रुप फॉर जेंडर रिस्पॉन्सिव इंफ्रास्ट्रक्चर एड्रेसिंग। अच्छा, अब ये पब्लिक गुड्स डिमांड करते हैं तो आप हमेशा पैरिटी डिमांड करते हैं, बराबरी डिमांड करते हैं, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंकिंग देख लो 129th है। Therefore, conclusion, by institutionalizing these grassroots network, India can effectively transform women from passive welfare beneficiaries into active architects of gender just society। देखो, जब तक आप ये grassroots networks को, social capital को strengthen नहीं करेंगे, तब तक इंडिया में जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, वो सिर्फ पैसिव वेलफेयर बेनिफिशरीज रह जाएंगी, कि सरकार ने वेलफेयर स्कीम बनाई, उसका बेनिफिट औरतों को मिला बस, लेकिन वो खुद का अपना जो उनका फ्यूचर है उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगी, जेंडर जस्ट सोसाइटी नहीं बन पाएगी। जेंडर जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चरल लेवल पे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसिव वेलफेयर बेनिफिशरीज इनटू एक्टिव आर्किटेक्ट ऑफ जेंडर जस्ट सोसाइटी। तो ये थे आज के 4 सवाल। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप आंसरिंग।